नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पुष्पम क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर जो था दो ध्रुवीयता का अंत, आपको मैंने ऑलरेडी इसका एक वीडियो में हाफ चैप्टर पढ़ा दिया था। आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि हमने कल तक कहां तक पढ़ा। तो सबसे पहले कल हमने पढ़ा था ये सारे जो टॉपिक्स थे, उसमें से प्रथम विश्व युद्ध पढ़ लिया था, द्वितीय विश्व युद्ध, शीत युद्ध, दो ध्रुवीय विश्व, सोवियत संघ की विशेषताएं, यहां तक हमने पढ़ लिया था और इसकी कमियां भी हमने देख ली थी। अब जो हमें देखना है कि आखिर विघटन के क्या कारण थे और एक ध्रुवीय विश्व किस प्रकार बना, ठीक है, उसके बाद की क्या क्या स्थिति थी, ये सब चीजें हम लोग आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो आओ सबसे पहले शुरू करते हैं कहां से, विघटन के कारण। तो सोवियत संघ की जब विघटन के कारण की बात बोलूं, सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या क्या हुए, ऐसा क्या चीजें हुई जिनसे सोवियत संघ का विघटन हुआ। हमने पढ़ा था कि सोवियत संघ में बेरोजगारी का अभाव, ठीक है, वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। तो इसमें से एक कारण ये भी होगा कि कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा, कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा, ठीक, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो पूर्ण रूप से वहां पर वर्चस्वशील थी, जिसका नियंत्रण सत्ता के हर उस केंद्र, हर उस मोड़ पर था, जिस कारण सभी लोगों को समान अधिकार नहीं मिल पा रहा था। दूसरी चीज जो बोलूं उसके विघटन के कारण कि ये एक समाजवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित था, जहां पर समाज कल्याण को ध्यान में रखकर कार्य किया जा रहा था और जिसमें समाज को कल्याण में देखा जा रहा था। जबकि सोवियत संघ में हथियारों पर अधिक पैसा खर्च, हथियारों पर अधिक खर्चा, हथियारों पर क्या कर दिया इन लोगों ने, अधिक खर्चा किया, जिस कारण क्या हुई, इनकी पिछड़ी अर्थव्यवस्था हो गई। इससे पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो समाजवादी अर्थव्यवस्था, उसके बाद पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑलरेडी पहले वाली वीडियो में मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं ये सारी चीजें। उसके बाद देखो हमने दो कारण देखे, कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा और एक हथियारों पर अधिक खर्चा। तीसरा जो होगा ये होगा कि जो देश थे इसके देशों का पूंजीवाद की तरफ आकर्षण, पूंजीवाद की तरफ आकर्षण। अब आकर्षण क्यों, देखो हमने पढ़ा था कि जो यूरोप था वो दो भागों में बट गया, है ना, एक पूर्वी और एक आपका पश्चिमी, यूएसएसआर और यूएसए। जो यूएसए था वो पूंजीवाद पर आधारित था, वो ज्यादा क्या कर रहा था, ग्रो कर रहा था, ज्यादा अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित बना रहा था, उसके निजी स्वामित्व को ध्यान में रखा जाता था, ठीक है, जिस कारण जो इधर के देश थे वो भी उसको मॉडल को अपनाने के लिए अब आकर्षित हो रहे थे, उस मॉडल को देख करके अपने को उस लायक बनाने के लिए तथा अपने आप को विकसित बनाने का प्रयास करने लगे, जो कि इसके विघटन के कारण हुए। और एक जो बोलूं सबसे मेन, गोर्बाचेव की नीति का विफल होना, गोर्बाचेव नीति विफल। आखिर ये गोर्बाचेव नीति थी क्या, तो देखो मैंने आपको टॉपिक्स में भी लिखा है गोर्बाचेव की नीति, है ना, तो और डिस्कस कर लेते हैं। गोर्बाचेव जो थे, मिखाइल गोर्बाचेव, ये लगभग आपके 1985 के में, 1985 यानी 1980 का दशक बोलूं तो 1980 के दशक में क्या बनते हैं, महासचिव बनते हैं, किस चीज के, महासचिव बनते हैं यूएसएसआर के, किसके, यूएसएसआर यानी यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के, यानी सोवियत संघ के महासचिव बनते हैं। इन्होंने अपने सुधार में दो तरीके अपनाए, क्या किया, सुधार में दो तरीके अपनाए। एक जो था आपका पेरेस्ट्रोइका और एक जो था ग्लासनोस्ट, क्या, ग्लासनोस्ट। पेरेस्ट्रोइका का जो अर्थ होता है पुनर्निर्माण या पुनर्संरचना, ठीक, और जो ग्लासनोस्ट होता है इसका अर्थ होता है खुलेपन की नीति। हमने देख लिया पेरेस्ट्रोइका का अर्थ क्या है, पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण का मतलब होता है कि आप अपनी पूरी अर्थव्यवस्था को दोबारा से निर्माण करिए, उसमें जो आपने गलतियां की है उसको क्या करिए, सुधार करिए। अब देखो ग्लासनोस्ट इनका दूसरा जो सुधार था, ग्लासनोस्ट का अर्थ होता है खुलेपन की नीति। खुलेपन की नीति का मतलब है
ओपन इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी यानी कोई भी आपके मार्केट में आकर, ठीक है, देश में आकर निवेश कर सकता है, ठीक, व्यापार कर सकता है। SEZ जैसे क्षेत्रों की स्थापना करिए, SEZ स्पेशल इकोनॉमिकल जोन, FTZ जैसे क्षेत्रों की स्थापना करिए, फ्री ट्रेड जोन, जिससे विशेष आर्थिक जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है, जो कि व्यापार को बढ़ावा देंगे, जिससे आपकी आर्थिक जो स्थिति होगी वो सुधरेगी। लेकिन जो इनके दोनों सुधार थे ये क्या हो गए, विफल हो गए, दोनों सुधार विफल हो गए, जो कि एक इसके विघटन के बहुत बड़े प्रमुख कारण था। अब देखो थोड़ा सा रिवाइज करो बच्चों फटाफट कि सोवियत संघ बना कैसे था। 1917 में रूसी क्रांति हुई, वहां से 15 नए देशों ने हस्ताक्षर करके 30 दिसंबर 1922 को सोवियत संघ का निर्माण कर दिया। कितने देशों ने, फटाफट 15 देशों ने मिलकर के सोवियत संघ का निर्माण किया था। जब टूटा भी तो 15 देशों में टूट गया। जब बना 15 देशों ने मिलकर बनाया सोवियत संघ, तो टूटेंगे भी तो 15 ही होंगे अलग अलग, है ना। तो कितने देशों में टूट गया, 15 देशों में टूट गया। अब उसके बाद देखो हमारा टॉपिक क्या है, सॉफ्ट थेरेपी। अब देखो ये जो 15 देश टूट गए, ठीक, ये अभी विखंडित हो गए। अब क्या हुआ, एक ध्रुवीय विश्व यानी अमेरिका हो गया, सिर्फ क्या रहा, अमेरिका रहा। अब USSR खत्म हो गया, अब अमेरिका रहा, तो पूंजीवाद का वर्चस्व होगा, पूंजीवाद को बढ़ावा मिलेगा। तब क्या होता है, इन 15 देशों के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक ने, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और क्या है, वर्ल्ड बैंक, इस दोनों जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर के एक शॉक थेरेपी अपनाई। क्या, शॉक थेरेपी, जिसका अर्थ होता है, अर्थ आघात पहुंचाकर उपचार करना, आघात पहुंचाकर उपचार करना। यानी पहले आप क्या करिए, उनको डिस्ट्रॉय करिए, फिर आप उनको बनने में भी, खड़ा होने में भी क्या करिए, मदद करिए। अब देखो शॉक थेरेपी जो था, इसका यही पर्पस था कि जो ये 15 देश है, इन पर क्या करिए, पूंजीवाद को आप लोग इन पर भी लागू करवाइए कि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था ये भी माने। लेकिन यहाँ पर खेल क्या पलट जाता है बाबू, खेल ये पलट जाता है कि जो 15 देश होते हैं, ये लोग मिलकर के क्या कर रहे हैं, फटाफट मिटा दूं मैं, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो 15 देशों में टूट जाता है, क्या कहते हैं, जो सोवियत संघ था वो 15 देशों में टूट जाता है। जो 15 देशों में टूट जाता है, तो ये क्या कर लेते हैं, CIS बना लेते हैं। CIS यानी संयुक्त राष्ट्र कुलों का संघ, यानी वैसे देश जो कि संयुक्त हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, और इसकी जो हिस्सेदारी थी वो क्या थी, स्वैच्छिक थी। स्वैच्छिक यानी जो भी अपनी इच्छा से चाहे वो इसमें शामिल हो सकते थे, जिसमें से 15 में से सबसे जो पावरफुल था वो रूस माना जाता था, ठीक है, 15 देशों में से क्या था, रूस भी था। अब देखो शॉक थेरेपी की विशेषताएं और परिणाम क्या है। अब शॉक थेरेपी की तरफ विशेषताएं समझ लो, ये हमारे टॉपिक्स में है तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। शॉक थेरेपी मैंने आपको बहुत बताया कि आघात पहुंचाकर क्या करना, उपचार करना। शॉक थेरेपी की जो विशेषताएं की बात करूं, तो विशेषताएं इसका जो सबसे पहले आपका आता है कि क्या है, निजी संपत्ति को बढ़ावा, निजी संपत्ति को बढ़ावा, निजी संपत्ति को बढ़ावा। यानी इसका पूरा कहने का मतलब था कि आप प्राइवेटाइजेशन करिए, जितनी सी ज्यादा चीजों का प्राइवेटाइजेशन करिए, ठीक। अब क्या है, मालिका, व्यक्तिगत मालिक, हर किसी का अपना अपना मालिकाना हक होना चाहिए, हर जो संपत्ति है उस पर निजी अधिकार होना चाहिए। ये शॉक थेरेपी के मॉडल में था। और क्या हुआ कि सभी चीजों को क्या कर दीजिए आप, उद्योगों को, ठीक, उद्योगों को क्या कर दीजिए, निजी कर दीजिए। एक समान मुद्रा का चलन, एक समान मुद्रा, वीजा मुक्त आवागमन, वीजा मुक्त आवागमन। अब देखो बाबू, पूंजीवाद में सबसे ज्यादा किसका वर्चस्व है, अमेरिका का, है ना। तो एक समान मुद्रा का अर्थ है कि आप सभी जानते हो सबसे पावरफुल अगर मुद्रा का बात बोले तो डॉलर है ना, डॉलर है जो कि हर जगह चलता है। अधिकतर देश जो है वो डॉलर का यूज करते हैं, जिस कारण जो अमेरिका की
करेंसी है उसकी वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा क्या है, हाई है। और डॉलर जो है वो लगभग आज के टाइम पे, अभी के टाइम पे लगभग 1 रुपए में, इंडियन रुपए में लगभग 93 कुछ है, मतलब 1 डॉलर में 93 रुपए कुछ है। ये अपडेटेड होता रहता है, आप लोग ऑलरेडी चेक कर सकते हैं चाहे तो। अब देखो हमने एक समान मुद्रा देख ली। अब देख लो जैसा मार्केट है, अभी आज के टाइम पे बहुत सारे देश डॉलर का यूज करते हैं मार्केट करने के लिए, क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ व्यापार करने के लिए। तो वो एक समान मुद्रा है कि सभी के पास डॉलर है। मान लो यहाँ चाइना है, ठीक, यहाँ इंडिया है, यहाँ पाकिस्तान है ना। अब देखो इंडिया के पास डॉलर है, इंडिया क्या करेगा, डॉलर इसको देगा और क्या करेगा, किसी चीज को खरीदेगा। या फिर पाकिस्तान इसको कोई चीज देगा, डॉलर देगा, और मतलब डॉलर देगा करेंसी, और उससे क्या करेगा, सामान को खरीद लेगा। तो ये एक समान मुद्रा है, तभी तो आसानी से किया जा रहा है। नहीं तो समझो कि यहाँ पे मान लो ये अपनी इंडियन रुपीज में देगा, क्या करेगा, इंडियन रुपीज में देगा। अब तो चाइना इनकार कर देगा कि हम इंडियन रुपीज का करेंगे क्या भाई, इंडियन रुपीज का हमारा इंडिया से उतना सामान नहीं आ रहा है, हम तो ज्यादा इंडिया में बेच रहे हैं, तो उस इंडियन रुपीज का हम क्या करेंगे। तो इस कारण एक समान मुद्रा का यहाँ पे सोच रखी गई, लेकिन इसका शॉक थेरेपी का जो परिणाम हुआ वो बहुत ही खतरनाक आया हमारे पास। क्या आया, परिणाम हमारे पास बहुत खतरनाक आया। परिणाम देख लो बाबू, परिणाम क्या होता है कि सबसे पहले पूरी जो रूस की अर्थव्यवस्था थी, रूसी अर्थव्यवस्था खराब हो गई। रूस का एकदम जो आर्थिक ढांचा था वो पूरा तरीके से बिगड़ गया, मान लो बिखर गया पूरी तरीके से, जिस तरीके से वो टूटने पर आ गया और रूस की स्थिति बहुत बेकार चली गई। अब देखो दूसरी अगर बात करूं कि उसकी मुद्रा, रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट, रूबल में गिरावट, रूस की मुद्रा को क्या कहा जाता है, रूबल कहा जाता है। रूस की करेंसी क्या है, रूबल, इसकी जो मुद्रा थी इसमें गिरावट आ गया। तीसरा जो सबसे बड़ी नाम मेन माना जाता है वो है इतिहास की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी गैराज सेल, विश्व की सबसे बड़ी गैराज सेल, विश्व की सबसे बड़ी गैराज सेल। अब गैराज सेल का मतलब है कि एक ऐसी गैराज समझते जहां पे गाड़ी रिपेयर होता रहता है, उसी तरीके से जितने भी संपत्ति थे उनको औने पौने दामों पर बेच दिया गया। ये जो औने पौने वर्ड बोल रहा हूं मैं, ये अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, बल्कि एनसीईआरटी में ये सब लिखा हुआ है। आप जाकर एनसीईआरटी रीड करिए, आपको मिल जाएगा क्या, औने पौने दामों पर बेचा गया संसाधनों को, औने पौने दामों पर, औने पौने दामों पर संपत्ति को बेचा गया, जिस कारण विश्व की सबसे बड़ी गैराज सेल कही गई। अब देखो गैराज सेल मैंने आपको बताया, गैराज में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा जो वेस्टेज चीजें हैं जिनसे कार रिपेयर होंगी, ठीक है, नट बाल्टी ये सब हो गया। उसी तरीके जो संसाधन था उसको इतने औने पौने दामों पर बेचा गया जहां पर हमने बहुत लॉस समझा। हमने क्या, ये जो 15 देश थे उन्होंने बहुत लॉस झेला। अब देखो अभी तक हमने शॉक थेरेपी पढ़ा, उसके विशेषताएं पढ़ी, परिणाम पढ़े, और परिणाम समझ लो कि जैसे क्या हुआ, माफिया वर्ग का उदय हो गया, माफिया वर्ग का उदय हो गया। अब मान लो जैसे सारी संपत्ति आप बेच रहे हो, अब लुटेरे लोग आएंगे, लूटना शुरू कर देंगे। आप लोग आज के टाइम पे देखोगे माफिया वर्ग का आज के टाइम पे सबसे ज्यादा वर्चस्व, किसी को बच्चे को किडनैप किया, कॉल कर दिया, हाँ 2.5 लाख भेज दो तो बच्चे को छोड़ देंगे, है ना। तो क्या है, माफिया है एक तरीके से, ठीक है। माफिया, ड्रग्स स्मगलिंग देख लो कितने वर्ल्ड लेवल पे होता है, ड्रग्स स्मगलिंग, गन्स की स्मगलिंग। आज के टाइम पे गन्स की स्मगलिंग बहुत ज्यादा हो रही है, आप लोग देखिए ड्रग्स हो रहा है, बियर की स्मगलिंग हो रही है ना। तो ये सारी चीजें बैन होते हुए भी बहुत ज्यादा क्या है, स्मगलिंग की जा रही है गैर कानूनी रूप से, जहां तक सरकार भी पहुंच नहीं पा रही है। और सरकार लेकिन क्या करे, सरकार गलत नहीं है, सरकार के अंदर जो काम कर रहे हैं लोग वो भ्रष्टाचार से भरे हुए हैं, यानी हर कोई आदमी जो सिस्टम पे बैठा है सबके सब भ्रष्टाचार में है, कोई भी बिना भ्रष्टाचार के काम नहीं करता। आप घूस दीजिए, घूस से आपका काम तुरंत हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोला मैंने, माफिया वर्ग का उदय हो गया। अब देखो एक चीज और की, खाद्यान्न संकट। क्या, खाद्यान्न संकट, खाद्यान्न संकट यानी खाने वाली चीजों की कमी आ गई, कहां पे, इन 15 देशों में शॉक थेरेपी के कारण। तो ये शॉक थेरेपी के हमने विशेषताएं और परिणाम को समझा, इतना समझ आ गया। आगे देख लो अगला टॉपिक हमारा क्या है, संघर्ष और तनाव के क्षेत्र। संघर्ष यानी जब किसी एक स्थिति से, खराब स्थिति से जूझ करके आप अच्छी स्थिति में आते हो तो वह आपका संघर्ष होता है, और तनाव यानी खराब स्थिति। अब इनमें हमें 4 चीजों को पढ़ना है, तो सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूं,
देखो बच्चों, सबसे पहले जो हमारा पूर्व सोवियत गणराज्य, पूर्व सोवियत गणराज्य यानी जो सोवियत संघ था उसमें पहले के शामिल देश, ठीक है, जैसे कि आपका क्या रूस हो गया, बाकी जो देश है आपका, जो भी जितने भी देश है सर्च कर लीजिए गूगल पे, आप लोगों को मिल जाएगा लगभग सब आपको देश जो मिलेंगे वो आप देख सकते हो। तो उन देशों के बारे में हम पढ़ेंगे कि आखिर उनके संबंध कैसे हैं, और आप लोग सभी जानते हो कि भारत और रूस में संबंध कैसे हैं, भारत और रूस के संबंध, भारत वर्सेस रूस। इसमें आप क्या कर सकते हो कि ये तो अच्छे से आप लोग जानते हो, और कई बार क्वेश्चन में पूछ देता है, क्या एनसीईआरटी क्वेश्चन छाप देती है। 2023 का अगर सैंपल पेपर देखो तो उसमें आया है कि भारत और रूस के संबंध में क्या मतलब अच्छे संबंध है और क्या नकारात्मक है। तो देख लो, समझो, भारत और रूस में 80 द्विपक्षीय समझौते हो चुके हैं। क्या 80 द्विपक्षीय समझौते हो चुके हैं। उसके बाद दोनों का जो सपना है वो क्या है, बहुध्रुवीय विश्व का है, यानी जहां पर विश्व में बहुत सारे क्या है हमारे पास ऑप्शंस है कि हम इस मॉडल को अपनाएं या फिर इस मॉडल को अपनाएं, इस देश के साथ काम करें या उस देश के साथ काम करें। ये क्या है, बहुध्रुवीय विश्व का सपना है। उसके बाद क्या है, हमारा भारत का हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर कौन है, रूस है। हथियारों का, हथियार देने वाला रशिया। सबसे अच्छा अगर मित्र भी बोलूं, रशिया हर मुश्किल में साथ देता है। आप लोगों ने सुना होगा कि यूएनओ में भारत को स्थायी सदस्यता नहीं है, जिस कारण कई बार भारत क्या करता है, मांग करता है, और जो रशिया है वो यूएनओ का क्या है, एक मेंबर है, परमानेंट मेंबर। तो रशिया जो होता है वो हमेशा से भारत के पक्ष में खड़ा रहता है कि भारत को क्या किया जाए, एक यूएनओ में क्या की जाए, सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्यता की पावर दे दी जाए, यानी वीटो पावर दे दी जाए। अब देखो, ये तो हमने पढ़ लिया। उसके बाद देख लो, अभी हाल फिलहाल में करंट से भी क्वेश्चन बता देता हूं आपको कि भारत और रूस में अभी एक आपका रिलोस नाम का द्विपक्षीय समझौता हुआ है, ठीक है, जो कि अभी 2025 में हुआ है रिलोस। अब इसमें भारत और रूस के संबंध हमने देखे कि 80 द्विपक्षीय समझौते, दोनों का सपना जो है बहुध्रुवीय विश्व है। और जो इन दोनों में क्या होता है कि भारत जो होता है वो रूस से हथियार खरीदता है और रूस भारत से हथियार खरीदता है। तो दोनों अपनी तकनीकी प्रौद्योगिकी का एक दूसरे से लेन देन करते हैं। और आप लोग अभी हाल फिलहाल में देख लीजिए, और एग्जाम्पल करंट से बता दो कि जब क्या कहते हैं उसे, हाँ, जब भारत को जरूरत थी तो रशिया खड़ा हुआ, लेकिन अमेरिका ने जब मना किया और हमारे साथ जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो हमसे गुस्सा हुए, लेकिन बाद में जब जाकर माने तो उन्होंने एक शर्त रखी कि आप रशिया के साथ क्या करिए, जो व्यापार कर रहे हैं उसको रोक दीजिए। तो मोदी जी ने रोक तो दिया, ठीक है, लेकिन तब भी रशिया ने मतलब हमारे खिलाफ कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया। जब हमें दोबारा जरूरत पड़ी तो रशिया ने हमें वो चीजें ला कर दी जो हमारे लिए बहुत जरूरतमंद थी और आवश्यकता अनुसार थी। एक ऐसा सच्चा मित्र है रशिया, जो कि भारत को हमेशा से, जैसे राम और लक्ष्मण थे कि लक्ष्मण हमेशा से राम के साथ रहा है, वैसे ही भारत के साथ हमेशा से ही रशिया रहा है। अब देखो, उसके बाद क्या है, बाल्कन क्षेत्र। बाल्कन क्षेत्र में हम एक लिथुआनिया देश के बारे में पढ़ेंगे, क्या सॉरी, बाल्कन क्षेत्र में हम लोग यूगोस्लाविया के बारे में पढ़ेंगे कि यूगोस्लाविया जो है वो कई भागों में टूट जाता है, जो कि स्लोवाकिया, हर्जेविना, उसके बाद क्रोएशिया, ठीक है, इन 3 देशों में बढ़ जाता है टूट करके। ये आपका क्वेश्चन आया था 2026 के पेपर में, वो भी एमसीक्यू में आया था कि जो यूगोस्लाविया था वो कितने भागों में टूट चुका है। देखो बच्चों, तो अब हमने पूर्व सोवियत गणराज्य पढ़ लिया, अब हम बाल्कन क्षेत्र पढ़ना है। तो बाल्कन क्षेत्र का एक देश है यूगोस्लाविया, जो कि कई भागों में टूट जाता है, हर्जेविना, क्रोएशिया, स्लोवाकिया, ठीक है, इन सब भागों में टूट करके क्या विखंडित हो जाता है, तो वो उसकी स्थिति है। बाल्टिक क्षेत्र में एक लिथुआनिया देश है, जो कि 1990 में अपने आप को स्वतंत्र घोषित करता है, 1991 में अपने आप को अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाता है, और 2004 में जाके लगभग क्या कर देता है, वो नाटो में शामिल हो जाता है। उसके बाद मध्य एशिया का एक देश है तजाकिस्तान, जो कि लगभग 2010 तक या 2000 तक आप बोलू तो गृह युद्ध की स्थिति को झेलता रहा। गृह युद्ध क्या होता है, तो गृह युद्ध होता है कि आपके देश की सीमा के अंदर जितने भी युद्ध हो रहे हैं आपसी, ठीक है, वो क्या होता है, गृह युद्ध। और गृह युद्ध इतना खतरनाक होता है कि किसी देश को एकदम तहस नहस करने के लिए काफी है। तो आज का ये चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म होता है। आपका चैप्टर क्या है, बिल्कुल 2 वीडियो में क्या है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है और पार्ट 2 आपकी अपलोडेड आज हो जाएगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो और मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ आया हो, तो सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप लोगों को जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं
कि आपके लिए एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसका नाम है संकल्प बैच, जहां पर इस वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा। वहां पर जाकर भी आप देख सकते हैं और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि अकेले अकेले पढ़ना बहुत गलत बात है। अपने दोस्तों को भी साथ साथ लेकर चलिए।